हम देखते हैं कि हमारा जो आमाशय था उसके अंदर हमने देखा था कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, स्त्रावण होता है ना। तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस गैस्ट्रिक जूस या फिर जठर रस जो है इसका स्त्रावण कौन करता होगा, तो जठर ग्रंथियां, है ना। ये किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो ये पाचन रस कहा जाता है ना। पाचन का कार्य करता है हमारे आमाशय के अंदर, जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसको पचाने का कार्य कौन करता है, तो जठर रस करता है ना। अगर देखा जाए तो जठर रस जो रहता है वो प्रतिदिन कितना स्त्रावित होता है हमारे आमाशय के अंदर, तो उसका जो होता है वो होता है 2 से 3 लीटर, है ना, स्त्रावित होता है रोज, है ना। रोज मतलब कम से कम अगर देखा जाए तो 2 से 3 लीटर जठर रस रोजीना हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, स्त्रावित होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अनुसार हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने के लिए उतने सारे जठर रस की हमको आवश्यकता होती है ना। इसके लिए ऐसा होता है। अब क्या होता है कि ये जो जठर ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, जठर रस का निर्माण करती है। तो उसके अलावा भी क्या होता है, इन जठर ग्रंथियों के अंदर 4 और प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे ये जठर ग्रंथियों में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना, जिनमें से अपन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे और उन कोशिका का क्या योगदान है हमारे आमाशय के अंदर वो देखेंगे। सबसे पहले आती है गोबलेट कोशिका या फिर गोबलेट सेल, है ना। अब क्या होता है कि ये गोबलेट कोशिका क्या करती है, ये म्यूकस का स्त्रावण करती है ना। अब इससे पहले हमने म्यूकस को पढ़ा था, याद करो कहां पे पढ़ा था, अरे हमने जब ईसोफेगस पढ़ा था ना, घृशिका पढ़ा था, उस टाइम मैंने बोला था कि गोबलेट सेल किसका, वो रेड रेड कलर की डॉट डॉट्स में बताया था कि म्यूकस का स्त्रावण करती है ना। उस म्यूकस की वजह से क्या होता है, वो स्लीपरी हो रहा था, है ना, भोजन वहां पे अटक नहीं रहा था, चिपक के सीधा सीधा कहां पे जा रहा था, हमारे आमाशय के अंदर, है ना। अब ये क्या होता है, ये म्यूकस जो होता है इसका आमाशय में बहुत बड़ा योगदान होता है ना, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या होता है कि यार मान लो ये इतना ज्यादा पीएच क्या है इसकी, ये देखो एक बार जठर रस की पीएच कितनी है, 1.5 to 3, है ना, 1.5 से 3 तक। अगर देखा जाए तो भाई ये कैसा है, बहुत ज्यादा एसिडिक, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि अगर पीएच 7 से कम हो तो एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे बेसिक, या फिर 7 हो तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, है ना। बट अगर ये तो 7 से बहुत कम है और बहुत ही कम है, 1.5 to 3, है ना, इसके बीच में ही होगी, है ना। अब ये तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक हो गया भाई। अब यार देखो, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप वर्ड यूज करते होगे ना, आपकी फैमिली में आप सुनते होगे, एक कंप्लेन आती है ना, किसी की तरफ से भी आ सकती है, बोलते हैं ना कि यार मेरे को एसिडिटी हो रही है ना। वो एसिडिटी कुछ नहीं है, वो यही है, आपका जो जठर रस है उसी की वजह से वो फीलिंग आती है अपन को एसिडिटी वाली, है ना। क्या होता है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। या तो कोई आपने खाना देख लिया और उसको खा नहीं पाए, है ना, आपके सामने गुलाब जामुन आए बट आपको खाने नहीं दिए गए, है ना। बट क्या हुआ उस टाइम पे, आपकी बॉडी के अंदर ये जो था आपके स्टमक के अंदर क्या हो गया, स्त्रावित हो गया, बट उसका कोई काम नहीं रहा। तो अब क्या करेगा बेचारा ये, है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा ना, ठीक है। तो वो चीज होती है हमारी एसिडिटी। एसिडिटी के लिए क्या करते हैं, कुछ ड्रग लिए जाते हैं एंटा एसिड, जैसे एसिलॉक, है ना, एसिलॉक, वो क्या कर देती है, एसिडिटी को एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवा के क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रल कर दिया जाता है ना। एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो आपस में रिएक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बन जाता है, न्यूट्रल, है ना। अगर वो न्यूट्रल बन गया तो जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी हमको वो ठीक हो जाएगी, है ना। अब क्या होता है, गोबलेट कोशिका क्या करती है, ये म्यूकस का स्त्रावण करती है। अब ये म्यूकस जो होता है ना, अब मान लो यार ये इतना ज्यादा एसिडिक है तो क्या हमारे आमाशय के लिए हानिकारक है, कहीं ना कहीं इसने हमारे आमाशय को भी डाइजेस्ट कर दिया या पाचन कर दिया उसका, तो है ना, आपने तो खाना पचाने के लिए उसको स्त्रावित करवाया था बट भाई इसने तो आपके स्टमक को ही डाइजेस्ट कर लिया, है ना, आपके आमाशय का ही पाचन कर लिया। ऐसा होगा क्या, नहीं, है ना। बट क्या होगा यार, इतना ज्यादा एसिड है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक है।
अब क्या करता है ये म्यूकस जो होता है ना, ये हमारे आमाशय की जो आंतरिक परत होती है ना, वहां पे क्या करता है, सॉरी हमारे आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है उसके ऊपर एक मोटी सी परत बना लेता है ना, एक मोटी सी परत का निर्माण करता है या फिर उसको बना लेता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि क्या हो कि हमारा जो आमाशय है वो क्षय पाचन को रोकने के लिए, है ना, हमारा खुद का आमाशय उस जठर रस से उसका खुद का पाचन नहीं हो जाए, उस चीज को रोकने के लिए म्यूकस क्या करता है, एक मोटी सी परत बना लेता है। कहां पे? हमारे आमाशय की आंतरिक सतह पे, मतलब हमारे आमाशय की जो अंदर वाला जो एरिया होता है ना, अंदर वाली जो जगह होती है वहां पे एक म्यूकस की मोटी सी परत बन जाती है। जैसे मान लो हमारा आमाशय कुछ ऐसा है ना, ऐसा ही होता है ना, जे शेप्ड। अब इसके यहां ऐसे ऐसे म्यूकस क्या करता है, परत बना लेता है। ये जो है ना, ये है आपका म्यूकस, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड तो अंदर आता है ना, उसका HCl कहां रहेगा भाई, अंदर रहेगा ना। मतलब आपके जितने भी गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो कहां होंगे, इस म्यूकस के मेम्ब्रेन के अंदर। ये म्यूकस की जो परत बनी है आमाशय के अंदर, उसके अंदर स्त्रावण होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि ये इस आमाशय की सतह के पास नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, इस सतह के पास पहुंच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इस आमाशय जो है हमारा उसका पाचन नहीं हो पाएगा, है ना। तो है ना इसका एक महत्वपूर्ण योगदान। अगर मान लो म्यूकस होता ही नहीं तो हम जब पहली बार खाना खाते हैं ना, उसी टाइम हमारा जो पेट रहता है ना वो खत्म हो जाता है ना, नेक्स्ट टाइम अपन खाना खा ही नहीं पाते, है ना। तो वही चीज है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जो दूसरी वाली सेल है वो होती है ऑक्जेंटिक सेल, या फिर इसी को बोला जाता है पेरिएटल सेल, है ना, या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका या फिर पेरिएटल कोशिका, है ना। अब ये क्या करती है, HCl और CIF, है ना। HCl तो आप जानते होंगे, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, एसिड है, ये भी क्या है, एसिड। उसके बाद दूसरा वाला जो होता है ना वो करती है ये CIF, है ना। दो चीजों का स्त्रावण करती है ऑक्जेंटिक सेल या पेरिएटल सेल, किसका किसका, तो एक करती है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और दूसरा करती है कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना, CIF, क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। इसका स्त्रावण कौन कर रहा है, तो भाई ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिएटल सेल। अब क्या होता है, ये जो HCl होता है ना, इसका क्या कार्य होता है ना। तो क्या करता है ये HCl हमारे आमाशय के अंदर महत्वपूर्ण 3 भूमिकाएं निभाता है। कौन कौन सी, तो पहला क्या करता है ये कि जो प्रोटीन के पाचन के लिए एक अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है ना, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ना। क्या करता है कि क्या हुआ कि अब हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था, जब आमाशय पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है, पाचन, है ना। तो उस प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम होना जरूरी है, तभी प्रोटीन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा या फिर उसका पाचन होगा, है ना। ऐसा कौन करता है, तो HCl करता है ना। HCl तो हमको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो कौन सी प्रोवाइड करेगा, अम्लीय माध्यम ही प्रोवाइड करेगा ना, एक अम्ल है ना। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब यार कोई एसिड है तो कहीं ना कहीं जीवाणु को भी तो नष्ट करने करेगा ना। अरे मतलब कि आपके भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आ गए, है ना, तो उसको मारने का काम, उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है, तो आपका HCl, है ना। जीवाणु को मारने के लिए भी उत्तरदायी होता है, कौन होता है, तो हमारा HCl, है ना। अब दूसरा जो आता है, ये निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं ना उनको कैसा कर देता है, सक्रिय, है ना। अब निष्क्रिय और सक्रिय क्या है, तो आपने अब देखो ये जो ऑक्जेंटिक सेल है ना, अब मैंने पहले इसके पहले वो भी बनाया था कि क्या, लाल ग्रंथियां पड़ी थी जिसमें लाल रस देखा था, है ना। लाल रस कैसे कैसे बन रहा था, तो जिसमें 90% जो था वो पानी से बना था, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, है ना। तो ऑर्गेनिक में हमने देखा था एंजाइम आए थे, है ना, और हार्मोन्स आए थे। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि ये भी वैसे ही बनता है, इसके अंदर भी 90% वाटर ही रहता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी वही रहते हैं और इनऑर्गेनिक भी वही रहते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर जो एंजाइम आते हैं ना वो ऐसे आते हैं। अब क्या होगा, इस HCl का क्या काम है,
दो प्रकार के एंजाइम आते हैं हमारे कहां पे, आमाशय के अंदर। एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोजन, है ना। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये देखो ये बहुत ज्यादा वो है, डाउट वाली बात है। अगर आप डाइजेशन, है ना, आप जब पाचन तंत्र पढ़ रहे हो उस टाइम रेनिन डबल एन वाला है, और जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे ना उस जगह पे क्या होगा, सिंगल एन वाला आएगा, है ना। तो उसको कंफ्यूज मत होना, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। निसक्रिय मतलब इनएक्टिव, है ना, ये निसक्रिय, ये वाला निसक्रिय को काय में कर देता है सक्रिय में। देखो इनएक्टिव एंजाइम को काय में कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव एंजाइम में। अब ये जो प्रोरेनिन होता है ना, ये HCl की प्रेजेंस में, HCl की उपस्थिति में काय में कन्वर्ट हो जाता है, काय में परिवर्तित हो जाता है तो रेनिन में, है ना। उसके बाद जो ये पेप्सिनोजन है ना, पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में काय में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, है ना। अब देखो पेप्सिन, पेप्सिन पी आ रहा है और कहीं ना कहीं पी से ही होता है हमारा प्रोटीन। तो यही पेप्सिन जो होता है ना, ये किसका पाचन करवाता है, प्रोटीन का। और ये जो मैंने बोला था अम्लीय माध्यम, ये किसको जरूरी होता है, तो ये जो आपका पेप्सिन है ना, ये अम्लीय माध्यम इसी को जरूरी होती है। पेप्सिन बोलता है HCl को कि आप मेरे को जहां तक अम्लीय माध्यम नहीं दोगे वहां तक मैं प्रोटीन का डाइजेशन या फिर पाचन नहीं करूंगा। तो HCl बोलता है कि चलो मैं आपको अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता हूं या फिर उपलब्ध कराता हूं, तो आप क्या करो, हमारे भोजन में जो प्रोटीन आया है उसका क्या करना है आपको, पाचन, है ना। तो ऐसे करके ये दोनों काम करते हैं अपने, है ना। दूसरा वाला आता है आपका CIF, है ना, क्रिस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। ये क्या करता है कि ये जो होता है ना, ये विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है ना। हमारे अध्याय की हेडिंग ही यही है ना, क्या, पाचन एवं अवशोषण, है ना। तो अब ये जो विटामिन B12 है ना, इसका अवशोषण कौन करवाता है, तो ये CIF, है ना। अब CIF का एक ही काम है कि विटामिन B12 को अवशोषण करवाना। बट यार इस विटामिन B12 के बहुत सारे काम है ना। विटामिन B12 का पहला काम ये क्या करवाता है कि आरबीसी के परिवहन में, है ना। आरबीसी के परिवहन में मतलब आरबीसी किसका परिवहन करवाती है, तो हमारे ऑक्सीजन का, है ना। अरे हमने पढ़ा था श्वसन एवं गैसों के विनिमय में बहुत ज्यादा कि 97%, कितना, 97% किसके थ्रू होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, है ना। वही चीज थी। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि विटामिन B12 जो था वो किसका, आरबीसी के परिवहन में, उससे भी ज्यादा आरबीसी के निर्माण में भी कौन सहायक होता है, तो विटामिन B12, है ना। अब क्या होता है कि मान लो आपके शरीर के अंदर इसकी हो गई कमी, किसकी, विटामिन B12 की, तो उस वजह से आपको एक बहुत अच्छी बीमारी हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया, है ना। क्या बोलोगे, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। आगे समझ में, इसमें कोई डाउट। इससे पहले अपन ने देखा था कि अभी अपन देख रहे हैं कि चीफ सेल, जाइमोजन सेल या फिर इसी को बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, है ना। ये सारे अपन ने देखे थे कि जैसे अपना जो जठर रस था, है ना, उसको कौन बना रही थी, जठर ग्रंथियां। उन जठर ग्रंथियां के अंदर अपन ने क्या करा था कि 4 प्रकार की कोशिकाएं देखी थी। कौन कौन सी, पहली वाली गॉबलेट कोशिका जो किसका स्त्रावण कर रही थी, म्यूकस का, है ना। म्यूकस क्या कर रहा था, हमारे आमाशय के अंदर जो आंतरिक परत है उसके ऊपर एक लेयर बना रहा था, है ना, एक सतह बना रहा था, एक परत बना रहा था, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा जो आमाशय है वो स्वयं खुद का पाचन नहीं कर सके, उससे बचाने के लिए। दूसरे वाले जो थे वो थी ऑक्जेंटिक सेल या फिर उसी को बोला था अपन पेरिएटल सेल, है ना। वो क्या कर रही थी, वो HCl का स्त्रावण कर रही थी, और एक और था, क्या था, CIF, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैक्टर, है ना, उसका भी स्त्रावण कर रही थी। फिर अपन ने देखा था कि HCl का क्या काम था, तो वो 2 प्रकार के एंजाइम को कन्वर्ट कर रहा था, मतलब असक्रिय निसक्रिय एंजाइम को में परिवर्तित कर रहा था सक्रिय में, है ना। उसके बाद जो एक और था अपना CIF मैंने बोला था कि वो क्या करता है, आरबीसी को परिवहन के लिए, है ना, आरबीसी को बनने के लिए, है ना, उसकी मेच्योरेशन की वजह से, मतलब जैसे अगर विटामिन B12 की आपके शरीर के अंदर कमी हो गई, है ना,
तो किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी वो पढ़ा था अपन ने, पर्नीशियस एनीमिया, है ना, वो देखा था। अब अपन देखते हैं तीसरा नंबर कौन सा था, तो वो थी चीप सेल, या इसी को बोलते हैं जाइमोजन सेल, या फिर यही होता है पेप्टिक सेल्स, है ना, पेप्टिक सेल्स या फिर कोशिका। उसके बाद आता है ये क्या करती है, ये जो कोशिका है ये एंजाइम का स्त्रावण करती है ना। तो उसमें से कुछ निम्न एंजाइम्स इस प्रकार है, तो टोटल जो होते हैं ना वो 4 होते हैं। एक होता है प्रोरेनिन, दूसरा वाला होता है पेप्सिनोजन, तीसरा होता है लाइजोजाइम, और लास्ट वाला होता है तो उसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं इनके जो वर्किंग है ना, इनके नाम से ही पता चल जाती है कि ये किसके काम में आते हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन है ना, अपन जानते हैं कि ये निसक्रिय एंजाइम है ना। इनको सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, तो HCl। तो ये HCl कहां से स्त्रावित होता है, तो ये इसके पहले वाली सेल कौन कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिएटल सेल पढ़ा था अपन ने, वहां से इसको स्त्रावित किया जाता है। क्यों स्त्रावित किया जाता है, क्योंकि ये जो आपकी चीप सेल है, जाइमोजन सेल है, जो इन दोनों एंजाइम को स्त्रावित कर रही है उनके परिवर्तन के लिए, है ना, उनके निसक्रिय से काय के लिए सक्रिय के लिए। ये देखो प्रोरेनिन जो होता है वो HCl के प्रेजेंट में काय में परिवर्तित हो जाता है, तो रेनिन में, है ना। पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में काय में परिवर्तित हो जाता है, पेप्सिन में, है ना। अब देखते हैं कि यार दोनों क्या क्या है। तो ये जो रेनिन है ना, ये मिल्क प्रोटीन, है ना, मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको बोलते हैं अपन केसिन, है ना। क्या करता है, ये केसिन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है ना। कौन सा वाला, रेनिन। एक चीज देखो यहाँ पे डबल एन आ रहा है ना, फिर डबल एन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि पाचन के अंदर क्या होता है, डबल एन वाला जो होता है ना, ये एंजाइम होता है, और यही जब आप निष्कासन में चले जाओगे तो वहां पे एक सिंगल एन वाला आता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन, है ना। दोनों के अलग अलग काम है। यहाँ पे ये किसका पाचन कर रहा है, तो मिल्क प्रोटीन, कौन सा, केसिन का। फिर उसके बाद आता है आपका पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है, HCl की उपस्थिति में काय में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। अब याद देखो पेप्सिन, पी से कहीं ना कहीं प्रोटीन और पेप्सिन, है ना। तो ये पेप्सिन जो होता है ना, वो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है हमारे आमाशय के अंदर, है ना। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है लाइजोजाइम, है ना। अब इस लाइजोजाइम का जिक्र मैंने एक जगह और किया था, याद करो, अरे अपने दिमाग पे प्रेशर डालो थोड़ा सा, है ना, कि कहां पे बताया था, है ना। तो ये मैंने बताया था अपन जब मुख पढ़ रहे थे, है ना। मुख के अंदर अपन ने पढ़ी थी लार ग्रंथियां, 3 प्रकार की होती है जोड़ियों में, है ना। तो उन लार ग्रंथियां के अंदर अपन ने ये भी देखा था कि लाइजोजाइम भी उसके साथ क्या हो रहा था, स्त्रावित हो रहा था। इस लाइजोजाइम का क्या काम था कि हमारे भोजन के थ्रू कोई जीवाणु अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाए, हमारे भोजन के थ्रू हमारे अंदर आ जाए, तो ये लाइजोजाइम क्या करता था, उसको वहीं पे मार देता था, है ना। यह जीवाणु को मारने के लिए उत्तरदायी है ना। बट क्या हुआ, मान लो मुख से भी बच के वो आपके आमाशय तक पहुंच गया, है ना। तो ये लाइजोजाइम वापिस से क्या करता है, उसको मारने की कोशिश करता है ना, क्योंकि उसकी वजह से हमको कोई हानि ना पहुंचे, है ना। इसके लिए लाइजोजाइम का ये कार्य होता है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ना, ये क्या होता है, निसक्रिय रहता है ना। ये निसक्रिय इसके लिए होता है, क्या होता है कि इसका काम जो होगा ना, आपके आमाशय से जुड़ा होता है छोटी आंत का भाग, है ना, ऐसे यू आकार का होता है ना, उसको घर्षणी बोलते हैं। तो वहां पे इस चीज का काम होता है लाइपेज का। लाइपेज जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, तो ये जो होता है ना, ये जैसे हमारे भोजन के अंदर जो मुख्य एनर्जी ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, है ना। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बता दिया कि आपके मुख के अंदर होगा, टोटल कितना होगा, तो 30%, है ना। मतलब आपने 100% कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसका 30% पाचन कहां पे हो जाएगा, किस जगह पे, आपके माउथ के अंदर, आपके मुख के अंदर, है ना। उसके बाद जो बचा कुचा है वो आपके आमाशय में, छोटी आंत में। अगर देखा जाए पूरे शरीर में सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो आंसर जाना चाहिए अब हमारी छोटी आंत, है ना। वहां पे प्रोटीन का भी होता है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारे पूरे शरीर के अंदर खाली वसा का जो पाचन है वो कहां पे होगा, खाली और खाली छोटी आंत में, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं
होगा। ठीक है, आ गया समझ में?